हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक होंगे। और आप लोगों ने केवीएस पीआरटी डेमो से रिलेटेड पुरानी सारी वीडियो देख ली होगी या देख रहे होंगे। जिन्होंने नहीं देखी है तो जाके देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और आप लोगों ने बहुत सारे मुझे टॉपिक दिए हैं जिससे रिलेटेड मुझे डेमो क्लास की वीडियो बनानी चाहिए। तो बहुत जल्दी आपको उन टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो देखने को मिलेंगी। आज की जो वीडियो है वो डेमो टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, वो है आपकी मेरी जो पर्सनल मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है केवीएस का, उससे रिलेटेड। तो जब मैं आज से 2-3 साल पहले की बात है, तो मैं जहाँ मैं भी पढ़ाती हूँ उससे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल पे पढ़ाती थी। तो किसी ने ना कमेंट पे किया था कि मैम अगर हमने कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रखा है तो क्या हम उसका एक्सपीरियंस उसमें ऐड करें। तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि आपने ना पढ़ा रखा है, आप टीचर हैं, चाहे आपने गवर्नमेंट में चाहे आपने प्राइवेट में कहीं भी पढ़ाया, आप टीचर ही तो है। आपने काम तो टीचिंग का ही किया है ना, तो जरूर उसको ऐड करिए। वो उनका काम है, वो उसको मार्क्स देके किसी भी एक्सपीरियंस के नहीं मिलते हैं उसमें। मार्क्स ऐसा नहीं कि अच्छा इन्होंने पढ़ा रखा तो एक्सपीरियंस देंगे, नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ा रखा तो वो जरूर देखना चाहेंगे कि आपकी टीचिंग स्किल बहुत अच्छी हो, क्योंकि आपके पास पहले से ही एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप फ्रेशर नहीं है उस चीज़ में। तो मैं जो पढ़ाती थी, मैं एक प्राइवेट स्कूल पे पढ़ाती थी, तो वहीं से मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल जो केवीएस की ईयरली आपकी आती हैं, नोटिफिकेशन आता है या आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कहिए, वो आता है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। तो वो क्या था ना, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड पे एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो वहाँ पे ऐसे प्रोसेस थे कि आप वहाँ आके भी फॉर्म फिल मतलब जमा कर सकते हैं, और आप कुरियर स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो जब मैं वहाँ, मैंने यहाँ से तो मैंने फॉर्म सिर्फ टीजीटी के लिए भरा था, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने कहा चलो अगर मैं आई हूँ तो पीआरटी का भी इंटरव्यू दे देती हूँ। तो मेरे घर से वो काफ़ी दूरी पे वो डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने साड़ी ना पहन के मैंने एक फॉर्मल जो हमारा कुर्ता होता है उसको पहना था। तो जब मैं वहाँ गई तो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हुए, तो सबसे पहले जो मेरा इंटरव्यू हुआ वो हुआ था टीजीटी का। तो जब टीजीटी का इंटरव्यू हुआ था तो उस पर सबसे पहले मैं गई तो मैंने इंट्रो दिया। तो इसका भी एक मेरे पास कमेंट था कि मैम इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए, तो बहुत ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो भी मिलेगी। तो जब मैंने वहाँ पे अपना इंट्रो दिया तो उसके बाद जब ना केवीएस का पैनल होता है उसमें सब्जेक्ट टीचर, प्रिंसिपल, और जैसे जो कॉन्ट्रेक्चुअल की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें आपके डॉक्टर, एसडीएम, डीएम, तो ये सारे लोग होते हैं, और भी मतलब बड़ा पैनल होता है। तो उसमें से आई थिंक प्रिंसिपल ने या फिर या डॉक्टर या एसडीएम कोई तो थे वो, तो उन्होंने, टीचर नहीं थे वो, क्योंकि टीचर ने मुझसे बाद में क्वेश्चन पूछा था, मुझे पता चल गया था। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा एज से रिलेटेड, जो एज फाइंड करते हैं कि एक्स एज्यूम करके। तो मैंने वो आंसर सॉल्व करा, वहाँ पे वाइट बोर्ड था, मार्कर था, तो मैंने सॉल्व करा। देखिए, तो उन्होंने क्वेश्चन रैंडमली दिया था, ऐसे नहीं कि बुक से दिया था, उन्होंने खुद ही कहा कि इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो वो जो एज आ रही थी वो फ्रैक्शन में आ रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या हम इसे एज कंसिडर करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, फ्रैक्शन में कोई भी एज नहीं होती। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी प्रोसेस सही थी। तो उसके बाद जब मैं बैठी तो मेरे से कहा गया था कि क्लास 10th का मुझे एक टॉपिक है कि आप इसका इंट्रो दीजिए टीजीटी के लिए। तो उस समय में मैं 10th नहीं पढ़ाती थी, मैं जहाँ पहले पढ़ाती थी वहाँ पे मैं साइंस की टीचर थी, क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर हूँ। लेकिन जब मैं प्राइवेट स्कूल पे मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ पे मैथ्स की कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी। तो उन्होंने डेमो लिया था मेरा, और प्रॉपर इंटरव्यू हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैम आपकी डेमो टीचिंग काफ़ी अच्छी है, तो आप हमारे यहाँ साइंस की टीचर के लिए अपॉइंट हो जाइए। अगर इन फ्यूचर मैथ्स की वैकेंट होती है तो हम आपको उसमें शिफ्ट कर देंगे। तो वो तो शिफ्ट हुई नहीं। तो मैंने वहाँ पे जब तक मैं थी मैंने साइंस बच्चों को पढ़ाया, जिससे मुझे बहुत सारी हेल्प हुई मेरे सीटेट में और यूटेट में, मतलब हर जगह पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप ना क्लास 10th की मैथ्स का इस चैप्टर का इंट्रो दीजिए और विथ एग्जाम्पल। तो अब मैंने वो प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरे से साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैथ्स से जब मैंने मैथ्स के लिए अप्लाई किया था, obvious सी बात है, मैथ्स वो मेरी मिस्टेक थी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने हल्का सा कुछ मतलब अब इतना मैं प्रिपेयर करके तो नहीं गई थी इंट्रो,
तो जो थोड़ा बहुत मुझे लगा वो मैंने दिया। उसके बाद मैंने कहा कि सर मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ मैं साइंस पढ़ाती हूँ, तो मैं इसके अभी टच में नहीं हूँ, तो मैं तभी प्रॉपर नहीं तरीके से मैं नहीं कर पाई। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने एक दो क्वेश्चन और मेरे से पूछे जो कुछ सॉल्व करने से रिलेटेड थे। उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप पाइथागोरस थ्योरम को कैसे पढ़ाएंगे, और एक क्वेश्चन कुछ और था, आई थिंक रूट वाला था कि आप रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो बस मेरे से सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए थे। उसके बाद हमें कह दिया था कि इंटरव्यू कंप्लीट है, और मेरा लास्ट नंबर मेरे बाद एक का नंबर और था, शायद लास्ट इंटरव्यू चल रहा था। तो उसके बाद वहाँ पे ना केवीएस में ये होता है कि वहाँ पे स्टाफ भले फुल हो, लेकिन वो आपके एवरी ईयर इंटरव्यू करवाते हैं, ताकि कभी कोई मैटरनिटी लीव, सीसीएल या फिर आपकी किसी भी लीव पे हो या ट्रांसफर हो जाए किसी टीचर का, तो जो बच्चों के एजुकेशन है, जो उनकी क्लास है, उस पर इफेक्ट ना पड़े, उनके कोर्स पे इफेक्ट ना पड़े, तो वहाँ पे वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे एक टीचर को उस टाइम के लिए रखते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो वहाँ पे मैथ्स की सीट फुल थी, तो उम्मीद तो हमें थी नहीं कि इतनी जल्दी, और हमने पता किया तो वो नज़दीक की थी, तो ट्रांसफ़र का भी कोई ऐसा वो था नहीं। उसके बाद मैं गई पीआरटी पे, तो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पीआरटी में जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, तो पीआरटी में मैंने वही अपना इंट्रो दिया। इंट्रो देने के बाद उन्होंने मुझसे सबसे पहले कहा कि हिंदी के मुझे कुछ शब्द दिए कि इनको लिख के दिखाइए, जैसे था वार्षिक, अर्धवार्षिक और प्रोत्साहित या प्रोत्साहन, ऐसा एक वर्ड था। और मतलब ऐसे ही टफ वर्ड थे जिनको लिखने में हम कंफ्यूज होते हैं, जैसे आकस्मिक लिखने को दिया गया था मुझे, तो ये सारे मैंने करेक्ट लिखे थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे इंग्लिश से रिलेटेड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन नहीं, इंग्लिश से रिलेटेड उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था फिर मैथ्स से। अब मैथ्स में हुआ ऐसा, तो उन्होंने ना मुझसे पूछा कि ये पूर्ववर्ती और परवर्ती, जैसे टू से जो 2 है उससे पहले कौन आता है, 1, ऐसा आपने देखा होगा कि ये छोटी क्लासों में पढ़ा दिया जाता है कि 5 से पहले क्या आता है, 4 से पहले क्या आता है, 4 के बाद क्या आता है, 13 से पहले क्या आता है। यही पूर्ववर्ती और परवर्ती उन्होंने हिंदी में ये यूज़ करा था वर्ड। तो और हाँ, मेरा जो पूरा इंटरव्यू हुआ था उसमें कुछ सेंटेंस उन्होंने इंग्लिश के बोले थे कि कोई क्वेश्चन पूछते समय, बाकी पूरा इंटरव्यू जो था उन्होंने हिंदी में ही पूछ रहे थे, तो मैंने आंसर भी हिंदी में ही करा था उनका। तो उन्होंने कहा था कि पूर्ववर्ती और परवर्ती बताइए कि इसका क्या होगा, 99 का क्या होगा और 82 का क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो इसका मैंने आंसर दे दिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था कि, और ये भी इन्होंने मेरे से हिंदी में कहा था कि प्रतिलोम बताइए, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब इनवर्स, जैसे 1/2 का क्या होगा, 2/1, लेकिन योज्य में माइनस लग जाता है, तो ये वाला उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, ये भी हो गया था। तो शायद वो यहाँ से कहीं एक क्वेश्चन पूछेगा कहीं और शिफ्ट होते, लेकिन हुआ ऐसा, उन्होंने मेरे से बोला कि आप ना ब्लैक बोर्ड में 49 लिख के दिखाइए, 49। अब उन्होंने वो कुछ ना वो उसमें भी डॉक्यूमेंट में भी फिल कर रहे थे, तो मेरे को ना, अब एक तो आप इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे पूछ रहे हो, तो अंदर से आप वैसे थोड़े नर्वस होते हो, तो ऊपर से आपको आवाज़ क्लियर नहीं आई तो कहीं मैं गलत ना कर दूँ करके मैंने उनसे दोबारा पूछा। मैंने कहा सर क्या 49 ऐसा कहा? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उनको मेरे ये पूछने से ऐसा लगा कि मुझे हिंदी में गिनतियाँ शायद मैं उनमें दिक्कत होती है, मुझे नहीं आती है, क्योंकि उसके बाद से सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। तो मतलब एक तरह से, और मुझे तो वो बहुत अच्छे से आती थी, तो एक तरह से मेरा इंटरव्यू फिर और क्वेश्चनों में जाके उन्हीं में घूम गया। जैसे उन्होंने मेरे से कहा 49 लिखे, फिर उन्होंने कहा 98 लिखिए, उसके बाद उन्होंने कहा 69 लिखिए, उनके बाद उन्होंने कहा मुझे 59 लिख के दिखाइए, 59 लिख के दिखाइए। तो मेरे से 7-8 क्वेश्चन जैसे रहे, 55 लिख के दिखाइए और 66 लिख के दिखाइए, 67 लिख के दिखाइए। तो ये मैंने फटाफट, और मेरे को लग रहा, फिर मैं सोची मेरे से बार बार यही क्वेश्चन, तो मुझे याद आया कि जब मैंने उनसे ये कहा तो उसके बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ मतलब इनको ये नहीं आता है, तो मुझे यही पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर किसी को 49 नहीं आ रहा और 50 कह रहा है, तो आपको ही अगर नहीं पता होगा तो आप किस तरह से वहाँ पे डील करेंगे। तो वहाँ पे पीआरटी सिर्फ म्यूजिक की पोस्ट खाली थी, जिसके लिए कोई ना कोई अपॉइंट हो गया होगा उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, तो टोटल जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। ऐसा मुझे कोई ये नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ टफ, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पूछ लिया।
जो पता होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है आपके उस क्लास को। एक मेरे से जीके में किसी की मुद्रा पूछी थी, सॉरी करेंसी, कि उस जापान की करेंसी मेरे से पूछी थी कि जापान की करेंसी क्या है। ये मेरा एक जीएस का क्वेश्चन था। तो मैं पीआरटी के मैंने जब आप गए थे तो मेरे से पर्टिकुलर में मैथ्स के, तो मेरे से मैथ्स के क्वेश्चन नहीं पूछे थे, मेरे से हिंदी का भी क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी में क्या 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 आपके आएंगे। उसके बाद मेरे से पूछा गया था ईवीएस का क्वेश्चन भी हो ही गया था, मैथ्स के क्वेश्चन मेरे से हो गए थे, और आपका जीके से रिलेटेड मेरे से पूछ लिया गया था। तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछ लिए गए थे। उसके बाद जब ये इंटरव्यू मेरा कंप्लीट हुआ तो ओवरऑल इंटरव्यू ठीक था, अच्छा था, मतलब मुझे ठीक लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए या ये क्वेश्चन का नहीं हुआ। अब देखिए, इंटरव्यू को ना आपको उस समय थोड़ा अलर्ट रहना होता है, आपका माइंड थोड़ा ऐसा घूमना चाहिए कि आप उस चीज़ को हैंडल कर लो। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे। क्योंकि कभी कभी क्लास में अगर आप बड़ी क्लासों में जाते हैं तो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पहले टीचर को जानना चाहते हैं कि अच्छा ये टीचर है तो इसको वैसे बात है, वो मतलब हमारा ना पहले से रहता है। और फिर से आप क्लास में जा रहे हो तो आपको जो सामने जो है आपको उससे ज़्यादा पता होना चाहिए। अब एक वो बिल्कुल गलत है कि टीचर ये एक किसी का कोटेशन था, हम बीएड में पढ़ते थे कि ये नहीं है कि किसी ज्ञानी किसी अज्ञान के लिए ज्ञानी टीचर, ऐसा नहीं होता। लेकिन बच्चा ये चाहता है कि जो मेरा टीचर है उसको सब चीज़ पता हो। तो बच्चा ना पहले टीचर को एनालाइज करता है कि ये आता है कि नहीं, ये आता है कि नहीं, ये आता है नहीं टीचर को। तो शुरू शुरू में परेशान होता है। तो आपको वहाँ पे हैंडल करना आना चाहिए कि आप कैसे हैंडल करते। देखिए, हर चीज़ तो हर किसी को नहीं पता होती है, लेकिन आपको उसको हैंडल कैसे करना है। आपको उससे रिलेटेड कुछ पता है तो बच्चे को वो जरूर बताने की कोशिश करिए। और बहुत ज़्यादा बच्चे को घुमाने की जरूरत नहीं, पता है तो मैं इसका आंसर कल दे दूंगी, ऑब्वियस सी बात है। और जब यहाँ पे एक मेरे साथ मैंने एक प्राइवेट स्कूल पे मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे भी डेमो टीचिंग हुई थी मेरी। मैंने अपने लाइफ में 3-4 इंटरव्यू दिया तो हर जगह मेरी डेमो टीचिंग हुई है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पे जब मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था तो वहाँ पे जब मैंने डेमो टीचिंग दी तो मैं ना बहुत देर से वहाँ पर ना कोई मीटिंग थी, पेरेंट्स आए थे तो पेरेंट्स की मीटिंग हो रही थी जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ। और फिर उसके बाद तो मुझे बहुत लंबा वेट करना पड़ा। हम 2-3 लोग थे, तो मेरे से पहले 2 का इंटरव्यू हो चुका था, वो चले गए थे। लेकिन मेरे जस्ट बाद पे पेरेंट्स आ गए थे। तो वो बहुत कोई प्राइवेट स्कूल में कुछ ना कुछ वजह से पेरेंट्स आते, कोई बात हो गई कोई, तो बहुत लंबी बातें चलती है। तो 2 घंटे से ऊपर मैंने वेट किया। तो उसके बाद मेरे से क्वेश्चन, जब इंटरव्यू वहाँ पे हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे से कि अच्छा आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा आप में काफ़ी पेशेंस है, आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, ऐसा करके मैंने थैंक यू बोला। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अगर आपका बच्चा होमवर्क नहीं करके लाता, उन्होंने एग्जैक्ट यही सेंटेंस है, अगर आपका बच्चा होमवर्क नहीं करके लाता तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा सर मैं पूछूंगी उससे कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया है, क्या रीज़न है, तो मैं जानना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा अगले दिन भी नहीं करके लाता। तो मैंने कहा सर मैं अगले दिन भी पूछूंगी कि क्यों नहीं करे, आखिर रीज़न क्या है। मैं उनके पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी, मैं जानना चाहूँगी कि बच्चा क्यों होमवर्क नहीं कर रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा अगर अगले दिन भी नहीं करके लाए, मैंने कहा फिर भी मैं पूछूंगी। तो उन्होंने कहा अगर 1 हफ्ते तक होमवर्क ना करके, मैंने कहा सर मैं उनके पेरेंट्स को बुलाऊंगी, उनसे जानना चाहूँगी कि क्या है, दिक्कत क्या है, और मैं उस बच्चे से भी बात करूँगी। तो उन्होंने कहा आप 1 हफ्ते तक वेट कर लोगे कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, और आप में इतना पेशेंस है कि आप 1 हफ्ते तक वेट कर लोगे, तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए। मैंने कहा सर मैं इसका क्या आंसर दूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने ही मुझसे कहा है कि आप में बहुत पेशेंस है जो आप इतने देर से वेट कर रहे हैं। तो आपका तो आप ही ने जब इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया है तो फिर ये इसका मैं आपको क्या आंसर दे सकती हूँ। तो उन्होंने थोड़ी सी स्माइल दी, उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर डेमो टीचिंग हुई थी। तो वहाँ पे मैंने बच्चों को मैथ्स का एक टॉपिक जो था वो टीच करवाया था। तो उसके बाद उनको मेरी डेमो टीचिंग अच्छी लगी थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैथ्स का स्टाफ फुल है लेकिन आप साइंस पे आ जाइए, साइंस का करिए। और जब मैंने साइंस पढ़ाई तो मतलब बहुत जब तक मैंने वहाँ स्कूल में पढ़ाया, उस स्कूल पे पढ़ाया, तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने अपनी टीचिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया और बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे जानने को मिली। उसके बाद जब मैं जो अभी जिस स्कूल पे हूँ ये एक हॉस्टल है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हॉस्टल पे ये गवर्नमेंट स्कूल है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास चार्ज आ जाता है, कभी मेरे पास चार्ज आ जाता है, मुझे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक स्कूल पे रहना पड़ता है, बच्चों को देखना होता है क्योंकि बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। तो जब मैं यहाँ पे जब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आया था तो मैंने अप्लाई किया, तो इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे। तो वही जैसे KVS का पैनल बैठा, तो यहाँ पे जो पैनल में बैठे थे, एक यहाँ के प्रिंसिपल मैम थी, यहाँ के टीचर्स थे, उसके बाद यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं वो, उसके बाद आपके SDM सर थे, SDM सर के बाद BO सर थे, जो हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी जिनको कहते हैं, वो थे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे। एक गवर्नमेंट जो GIC स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू जो चलते हैं यहाँ पे, तो उनके, जैसे मैं मैथ्स की हूँ तो उनके टीचर थे, उनके 2-3 टीचर थे, तो मतलब लगभग 10-12 लोगों का पैनल था। तो 10-12 लोगों के पैनल पे जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वो नॉर्मल अच्छा था। उसके बाद मेरे से सीधे डेमो टीचिंग के लिए कहा गया था, और डेमो टीचिंग हमारी रिकॉर्ड की गई थी इवन। तो जब डेमो मैंने दिया तो मैंने डेमो बच्चों को दिया था, 8th क्लास को मैंने डेमो दिया था किस पे, आपके क्वाड्रिलेटर पे, यानी चतुर्भुजों को, बहुभुज को समझना कैसे समझेंगे। तो मैंने पॉइंट से स्टार्ट किया था, एक बिंदु से, फिर लाइन पे आई, फिर मैं रेस पे आई, और फिर मैंने उनको डायगोनल्स, मतलब सब चीज़ें एक पर्टिकुलर उस हिसाब से मैंने समझाया था। तो उसके बाद वहाँ से मेरे से इवन मेरे से डेमो टीचर कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछे थे, और उसके बाद मेरे को 2nd या 3rd डे मेरे पास कॉल आई थी कि आप अपॉइंट हो चुके हैं और आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो तब से मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों में काम करने का तरीका बहुत अलग है। और जैसे यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्राम पे बिजी थी। देखिए मेरा इंटरव्यू जो जब हम B.Ed एलिजिबल था KVS PRT के लिए, तो मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी एग्ज़ाम के जस्ट बाद से। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास ना बहुत टाइम नहीं रहता था कि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकूं, और मैं जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, अब क्लास में सिर्फ बच्चे हैं ना, वो मुझे क्या बताएंगे कि मेरी कहाँ मिस्टेक है या क्या चीज़ें हैं, या मुझे कहाँ पे करेक्ट करना है। और मैं इतना टाइम नहीं होता था कि मैं किसी और के सामने वो चीज़ करके दिखाऊं। तो मैंने क्या करा ना, क्लास में ही पहले मैंने वीडियो, जब मैं पढ़ाती थी तो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं क्या करती थी, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स जो भी होते थे उनको भेज देती कि बताओ कि इसमें कोई वो तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है, या कोई मुझे इम्प्रूवमेंट तो नहीं करना है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि देखिए औरों के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि भाई जो उस फील्ड में है ही नहीं, या फिर जो आपका KVS का फॉर्म जिन्होंने फिल ही नहीं करा है वो टाइम निकाल के मेरी डेमो क्लास देखे, या मेरी जो वीडियो है वो देखे और मुझे बताएं। इतना हर किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने क्या करा, फिर मैंने YouTube पे अपलोड करना शुरू किया, क्योंकि देखिए एक तरीके से सोशल मीडिया पे आपको आपकी अच्छाई देखने वाले लोग कम मिलेंगे और गलतियां ढूंढने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। और मैं चाहती थी कि कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ पे मेरी गलती हो, तो वो मुझे पता चले। तो उससे सोशल मीडिया यूट्यूब से अच्छा और कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि जिसमें आके सब कमेंट कि मैम ये मिस्टेक, मैम ये आपने क्योंकि हम हमेशा दूसरों में से गलतियां ढूंढते हैं। तो धीरे धीरे मैंने जब वीडियो अपलोड करनी शुरू करी, तो इसी तरह से मैं अपनी तैयारी कर रही थी KVS की। तो क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे लास्ट भी जब मैंने KVS का फॉर्म फिल किया था, नवंबर दिसंबर, अभी अगस्त से नवंबर दिसंबर तक के जो मंथ होते हैं वो बहुत हेक्टिक होते हैं, क्योंकि इतने सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं जो हमें कराने होते हैं। अभी जो यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो हुआ था, जो साइंस का एक फेयर बोलते हैं सर, विज्ञान मेला, वो कंप्लीट करवाया। अभी एक विज्ञान महोत्सव करके नाम है, उसकी तैयारी हो रही है। उसके साथ साथ हर एवरीवेयर जो हमारे जो बच्चों के प्रोग्राम होते हैं वो नेशनल लेवल तक जाते हैं। जैसे NPP एक प्रोग्राम है, उसमें रोल प्ले एंड डांस बच्चों के नेशनल लेवल तक गए हैं। पिछली बार स्टेट में रुका, उससे पहले हमारे नेशनल में 2nd प्राइज, एंड उससे पहले नेशनल में 1st और 2nd प्राइज था बच्चों का। तो हमेशा से जाते आ रहे हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस आता है, बाल विज्ञान कांग्रेस में बच्चे पिछली बार स्टेट तक गए थे और उससे पहले नेशनल तक गए थे। तो अभी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, और उन प्रोग्रामों में रह जाते हैं, और फिर क्लासेस होती हैं, तो मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था।
तो मैंने फिर इस तरह से वीडियो अपलोड करनी शुरू करी। और जब पता चला कि KVS में जो B.Ed वाले हैं वो बाहर हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद कुछ दिन तक तो भाई आप अगर मेहनत करो और उसके बाद मतलब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और वो चीज़ हो जाए तो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब आप लोगों ने कमेंट किया कि मैम हमारी प्रिपरेशन करवा दीजिए और वीडियो अपलोड करिए, तो फिर मुझे लगा कि जी चलो मुझे एक तरह से हेल्प करनी चाहिए कि अगर किसी को इससे हेल्प हो जाए मेरी डेमो टीचिंग से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसलिए वीडियो अब डेली अपलोड करती हूँ जितनी मेरे से हो पाती हैं। इसी के साथ साथ देखिए आजकल ना बड़ा इजी हो गया है कि यूट्यूब पे टाइप करा KVS PRT रिजल्ट 2023 और जितनी वीडियो आ रही है वो देखते रहेंगे। मतलब कोई मतलब की नहीं है, वो कोई नॉलेज नहीं है, एक तरह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास वेबसाइट है, जाइए वेबसाइट पे चेक करिए, शाम को कर लीजिए, आप दिन में कर लीजिए, एक बार वेबसाइट चेक कर लीजिए। और ज़्यादातर वो शाम को अपलोड करते हैं और नहीं आया है तो बस उसके बाद क्यों देखनी है। मतलब उसमें भी ये है कि इस वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है। आप क्या करोगे जान के किस वजह से रिजल्ट डिले? अगर ठीक है मान लीजिए कि ये रीज़न है KVS संगठन के पास रिजल्ट जल्दी अपलोड ना करने का और डिले होने का रीज़न है, तो क्या आपको पता होगा कि आप उस चीज़ को सॉल्व कर लोगे? नहीं कर सकते। आप ये देखिए ना, अभी तक इतना लंबा टाइम मिलने के बाद कि आपकी इतनी सारी क्वेरी है, अगर ये रिजल्ट जस्ट आपके 1 मंथ के अंदर आ जाता तो आपकी ये क्वेरी क्लियर होती? तो बिल्कुल भी नहीं होती। आप तो फिर और बिल्कुल जल्दबाजी में रहते। इसके साथ साथ ये करने से अच्छा है कि आप ये देखिए कि हर किसी को इतने महीनों का टाइम मिल गया तो हर कोई अपने हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में बेस्ट करने की कोशिश करेगा, बेस्ट डेमो देने की कोशिश करेगा। आप वो कर लीजिए, आप वो सीख लीजिए। इवन इतनी सारे इंग्लिश के क्लासेस हैं, आप अगर अभी जब से आपने एग्जाम दिया है तब से अगर कोशिश करते हैं, या सेंटेंस भी पर्टिकुलर टीचिंग में क्या होता है कुछ ही सेंटेंस तो आपको बोलने होते हैं, अगर वो सेंटेंस भी आपने याद किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन नहीं, आपको तो यूट्यूब पे जाके देखना है कि भाई रिजल्ट आया नहीं आया, और अपलोड करने वाले भी वीडियो अपलोड करेंगे। और उसके बाद मतलब ये एक मतलब मुझे ये लगता है कि आपके पास वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे देखिए। फालतू वीडियो देखने से अच्छा है आप उस समय अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। और मुझे नहीं पता कि क्या डर के, आपके हाथ में तो ये है नहीं ना कि आपको रिजल्ट अपलोड करना, आपके हाथ में प्रिपरेशन है, तो आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट कीजिए। लास्ट में इंटरव्यू के सामने जाते समय आपसे कोई गलती होगी, आपने कुछ चीज़ करी, तो आप अपने कोई तो क्वेश्चन ये तो नहीं कहेंगे ना ये रिजल्ट डिले आया था इस वजह से मेरा ऐसा हुआ। तो इससे अच्छा क्या रही है ना, प्रिपरेशन कर लीजिए। आपको इतनी टेंशन लेने से क्या, अच्छा जैसे ही आपको लगता है कि भाई मेरा इंटरव्यू में क्या होगा, मुझे क्या, तो फटाफट से एक टॉपिक लीजिए, उसको तैयार कीजिए और डेमो दीजिए। तो उससे बेहतर क्या होगा, आपको खुद मोटिवेट हो गया, आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ नहीं मैं कर ले रहा हूँ या मैं कर ले रही हूँ। इससे अच्छा कि परेशान होना, अच्छा क्या न्यूज़ आई और क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, आपको सब पता है ऐसा। अगर यूट्यूब नहीं होता तो क्या आप इससे पहले जब यूट्यूब नहीं था क्या एक KVS में सिलेक्शन नहीं हो रहे थे? क्या KVS में टीचर नहीं जा रहे थे? क्या अच्छे टीचर नहीं जा रहे थे? बिल्कुल जा रहे थे। लेकिन यूट्यूब से ये हो गया कि देखिए जो मुझे आता है वो मुझे ही आता था। अब यूट्यूब से क्या हो गया कि हाँ दूसरा भी देख के उस चीज़ को समझ सकता है, मैं उससे कुछ सीख सकती हूँ, ये हो गया तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपने आप को बहुत अच्छा तैयार करके ले जाना है। जितने जो आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, जिसको आप सही कर सकते हो। आप ये क्यों नहीं देखते कि हमें डेमो टीचिंग कैसे देनी है, डेमो टीचिंग से रिलेटेड वीडियो देखिए। जो आप ये देख रहे हैं कि KVS रिजल्ट कब आएगा, डिले क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है, वो अपने टाइम से आ जाएगा जब उसे आना होगा, वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। और ना तो टेंशन लीजिए, ना डिप्रेस होइए, ये चीज़ें होने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर टेंस हो रहे हैं, आप टेंशन ले रहे हैं तो आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं, आप अपने लिए गंदा कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप कहीं उन लोगों में पीछे हो जाएंगे। तो आप ये कोशिश कीजिए कि अगर आपके आसपास कोई छोटे बच्चे हैं क्लास 1 to 5 के, या फिर आपके घर पे हैं कोई या रिलेटिव के, आप उनको पढ़ाइए, ताकि आपको पता चलेगा कि बच्चे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और कहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, और टीचर वही पॉइंट करेगा आपको, क्योंकि वो तो एक टीचर है ना, वो उन्हीं क्लास को पढ़ा रहा है, उसे पता है वो कहाँ पे आपको पॉइंट कर सकता है। तो उनको आप करने की कोशिश कीजिए, और आपकी ऑब्वियसली बात है आपकी जो डेमो टीचिंग है वो बहुत अच्छी होगी, इवन आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा। और सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, सब चीज़ों पे आप
आप जैसे मैंने बताया कि मेरे से कहा गया कि वार्षिक लिखो, अर्धवार्षिक लिखो, तो ये तो कोई अब डेमो किसी क्लास में तो नहीं है ना। अब आप कहोगे कि पर्टिकुलर इस ये किसी उसमें, ये तो एक टीचर को पता होना चाहिए, तो आपको ये भी आना चाहिए। उसके बाद अगर कोई जैसे किसी अदर कंट्री के बारे में एनसीईआरटी के चैप्टर में, तो उसकी आपको कैपिटल, उसकी करेंसी, ये भी पता होना चाहिए। और आपके जो लेटेस्ट कोई चीज़ें हो रही हैं, अगर आप जहाँ से हैं वहाँ कोई चीज़ लेटेस्ट हुई है तो आपसे वो चीज़ पूछ सकते हैं। दूसरा, आप जहाँ से हैं वहाँ की कोई चीज़ फेमस है, वो चीज़ आपके एनसीईआरटी के चैप्टर में है। जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है, तो यहाँ से रिलेटेड कोई चीज़ अगर टाइगर से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, और यहाँ पे बहुत सारे क्या है आपके जो नेशनल पार्क है, तो वो आपके उस चैप्टर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपको खुद प्रिपेयर करना है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो आपको इतना लंबा टाइम मिला है, इतने लंबे टाइम में आप प्रिपरेशन करते रहिए। भाई डीएलएड वाले तो क्लियर है ना कि भाई जब भी रिजल्ट आए उनको तो अंदर होना ही होना है। बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, भले वो अब अगर ये पता नहीं ये न्यूज़ कितनी सच है कितनी झूठ है, मुझे खुद नहीं पता कि ये कुछ वहाँ जाने की कोई वो कर रहे हैं इस वजह से, मुझे कुछ नहीं पता इसका। अगर किसी के पास कुछ जो ऑथेंटिक डिटेल है तो वो सेंड करिएगा। वैसे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि बीएड के कैंडिडेट कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो अगर वो घर भी रहे तो उनका तो डाउट में ही रहेगा ना कि उनको जाना है नहीं जाना, परेशान तो उन्हें होना चाहिए। डीएलएड वाले तो चाहे रिजल्ट जो भी आए, बीएड वालों के पक्ष में आए या ना आए, या उन्होंने कुछ करा या नहीं करा, आप तो क्लियर हो ना, आपको तो अंदर जाना ही जाना है। तो आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। आप लोगों को किस चीज़ की टेंशन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब भी आएगा, इस ईयर के एंड में हो, दिसंबर में हो, अगले महीने हो जाए या 10 दिन बाद हो जाए, आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है। जितना हो सके उसको रिवाइज करिए। और किसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक, कुछ भी आपको डेमो चाहिए तो वो मुझे कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई हो तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको क्या करने की कोशिश करूँगी, ऐड करने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ना एक छोटी सी चीज़ और, कि आप लोग कर्सिव जरूर सीख लीजिएगा। कर्सिव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर्सिव हैंड राइटिंग जरूर सीखिएगा। और इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे टीच करिए। कोशिश कीजिए कि कुछ सेंटेंस आप उसमें ऐड कर सके। जैसे जैसे आप ऐड करना शुरू करेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप धीरे धीरे और चीज़ें भी ऐड करेंगे। ठीक है। और कर्सिव राइटिंग आपको सीखनी है, बोर्ड की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बोर्ड पे लिखने की, जिससे आपका बोर्ड साफ और अच्छा रहे। और इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चन होने चाहिए बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत ईजी होने चाहिए, और हाँ ना में नहीं होने चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आपने खाना खाया, हाँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं। इंट्रोडक्टरी कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। यस और नो में नहीं होना चाहिए। कभी भी ग्रुप में नहीं कहोगे तो सारे बच्चे मुझे आंसर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे, क्योंकि आपके ग्रुप में आंसर कभी भी आप नहीं दोगे, क्योंकि उसमें जिसको नहीं भी आता है वो भी आंसर आपसे उसको मिल जाता है, और ये एक गलत इंप्रेशन होता है। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन की जो वीडियो मैंने आपसे कह दी वो आएगी कुछ टाइम में, और आपकी और जो टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो आएंगी। जितनी मैंने पहले बना रखी थी वो मेरी वीडियो मैंने अपलोड कर ली है। अब आप लोगों ने जो टॉपिक मुझे कमेंट किए हैं मैं उनकी वीडियो अपलोड करूँगी। अब किसी की कोई भी क्वेरी, दिक्कत कुछ भी हो तो मुझे बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा। और आप लोगों ने मुझे बहुत सजेशन दिए, मैम आपने चैनल को ग्रो करने के लिए ऐसा करिए। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइज़ है, उसके लिए मैं अभी तो नहीं, कुछ टाइम में मैं जरूर कोशिश करती हूँ उसको ठीक करने की। और आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, जो आप लोगों को टीचिंग अच्छी लग रही है, वो मुझे भी काफ़ी मोटिवेट कर रही है। मुझे भी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं, मुझे भी एक अच्छा टीचर बनने के लिए, मुझे भी एक अच्छे अगली डेमो क्लास अच्छी बनाने के लिए, या फिर मुझे भी क्लास में अच्छे से टीच करने के लिए, मतलब मुझे भी एक क्या मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, या मुझे भी एक मोटिवेशन मिल रहा है इन चीज़ों से। तो आपके इन सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख सकें और लोग भी जान सकें। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत 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 थैंक यू। मैं कोई चैनल ग्रो करने के उससे मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं करी थी। मैंने आपको रीज़न बता दिया था कि मैंने वीडियो अपलोड क्यों करी थी।
इसके बाद अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए बाय। कुछ और क्वेरी होंगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं उनको भी सॉल्व करने की, उनका भी आंसर देने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय। और सिंपल सी बात, मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलनी ही है।